नमस्कार दोस्तों। आपके बीच ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रख रहे हैं नर्सिंग के, जो कि आने वाले ईएसआई के एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी प्रीडिस्पोज टू। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और विटामिन डी डेफिशिएंसी प्रीडिस्पोज टू। ऑप्शन ए है हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी है हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। तो इसमें आपका जो 340 नंबर का क्वेश्चन है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी प्रीडिस्पोज, यानी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयड हार्मोन है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, पीटीएच हार्मोन, उसकी कमी को क्या कहते हैं? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। क्योंकि जब पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, पीटीएच हार्मोन का लेवल कम होता है तो कैल्शियम का लेवल कम होगा, तो क्या होगा? हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया। क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। विच अमोंग द फॉलोइंग साइज आईवी कैनुला हैज द लार्जेस्ट डायमीटर? ऑप्शन नंबर 341, विच अमोंग द फॉलोइंग साइज आईवी कैनुला हैज द लार्जेस्ट डायमीटर। तो इसमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर का कैनुला कौन सा है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो आप सभी को पता है कि जो जितना कम नंबर का होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा डायमीटर का होगा, तो इसमें ऑप्शन 16 राइट होगा। क्यों? ऑप्शन 16 का जो कैनुला है वो सबसे बड़ा कैनुला होता है, और ये ऑप्शन 16 वाला जो कैनुला है ये ग्रे कलर का होता है। ये मोस्टली उसमें सर्जरी में रेफर किया जाता है, और 18 नंबर का होता है जो ग्रीन कलर का होता है, ये मोस्टली किसमें? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। और ऑप्शन सी जो है वो 20 नंबर का कैनुला है जो पिंक कलर का होता है, ये मोस्टली कॉमन यूज किया जाता है, और 22 वाला कैनुला होता है ब्लू कलर का होता है। अब इसमें पूछा गया ऑप्शन 342 के अंदर 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज सॉल्यूशन। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर सॉल्यूशन। तो 5% डेक्सट्रोज क्या है? हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, एंड कैलोइडल है, या फिर हाइपरटोनिक है। तो जो 5% डेक्सट्रोज है ना, ये तुम्हारी होती है आइसोटोनिक, क्योंकि आइसोटोनिक के अंदर क्या क्या आता है? एक आरएल आती है तुम्हारी, एनएस आता है, और क्या आता है? 5% डेक्सट्रोज। हाइपोटोनिक के अंदर क्या आता है? 0.45% जो वो थी है ना, हाफ एनएस, ये हाइपोटोनिक के अंदर आती है। हाइपोटोनिक के अंदर क्या आता है? हाइपोटोनिक के अंदर आता है आपका क्या? हाइपोटोनिक के अंदर आता है तुम्हारा डीएनएस, एंड 25% जो डेक्सट्रोज की बोतल आती है वो। अब इसमें 343 नंबर का जो मोस्ट क्वेश्चन है ना, 343 नंबर का, जिसमें पूछा गया है 0.45% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज 0.45 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज क्या है? हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, या कैलिकोइडल है? तो ये मोस्टली हाइपोटोनिक होती है। ऑप्शन 344 नंबर का क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज, यानी 1000 नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में कितना वो होता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड देखिए 100 ml जो होता है उसमें तुम्हारा 0.9 ग्राम होता है, तो 1000 में कितना हो गया? 9 ग्राम। नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ सोडियम, नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ सोडियम कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 135 145 मिली इक्वल पर लीटर, और ऑप्शन बी
145 से 155 मिली इक्वोलीटर। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 135 से 145। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? 3.5 से 5 मिली इक्वल पर लीटर। नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल, तो नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल कितना होता है तुम्हारा? 98 से 107 मिली इक्वल। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंट्रा ऑकुलर वो इंट्रा जो सेलुलर होता है उसमें कैटायन कौन सा होता है? इंट्रा सेलुलर कैटायन कौन सा होता है? तो वो होता है पोटेशियम। और एनायन कौन सा होता है? एनायन होता है तुम्हारा इंट्रा सेलुलर में क्या? फॉस्फेट। और एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन सा होता है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका आता है तुम्हारा बाहर क्या आता है? सोडियम। और सोडियम के साथ क्या अटैच होता है? क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है तुम्हारा? एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है। नॉर्मल आरबीसी रेंज इन एडल्ट, तो नॉर्मल आरबीसी एडल्ट में कितनी होती है तुम्हारी? ये होती है तुम्हारी 4.5 से 5.5 मिलियन पर इक्वल पर ब्लड में। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है तुम्हारी 4,000 से 10,000 MM³ ऑफ ब्लड में। प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? तो प्लेटलेट्स आपकी होती हैं नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख MM/QM। ये मोस्ट कॉमन टारगेट हाई के कुछ क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 351, फंक्शन ऑफ द सोडियम। सोडियम का फंक्शन क्या होता है? मेंटेन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल नर्व्स, एंड सी बोथ ए एंड बी, और डी नन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मसल एंड नर्व्स को। कॉमन कोज ऑफ असाइटिस, तो असाइटिस का कॉमन कोज क्या होता है? होता है तुम्हारा प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जनरली बॉडी में क्या होगा? फ्लूइड का कलेक्शन होगा एल्बुमिन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से। फंक्शन ऑफ द पोटेशियम इन द बॉडी, तो पोटेशियम के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये हार्ट फंक्शन को मेंटेन करता है, स्केलेटल स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, नॉर्मल डाइजेस्टिव और मस्कुलर फंक्शन भी करता है। ऑल ऑफ द अबव, इसमें करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम के तो चारों ही फंक्शन होते हैं डी। कोज ऑफ द हाइपरनेट्रेमिया इंक्लूड, हाइपरनेट्रेमिया मतलब क्या? सोडियम का लेवल किस कंडीशन में बढ़ जाता है? नेजोगैस्ट्रिक ड्रेन में भी बढ़ेगा, डायबिटीज इंसिपिडस में भी बढ़ता है, और कुशिंग सिंड्रोम में भी बढ़ता है। इसका करंट आंसर होगा डी आल। कोज ऑफ हाइपरकैलेमिया इंक्लूड, तो हाइपरकैलेमिया किस किस में होगा? रीनल फेल्यूर में भी होगा, एडिशन डिसीज में भी होगा, एम्पियर पीरियड 1 इंजरी में भी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इसका भी करेक्ट आंसर डी होगा। कोज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपरकैल्सीमिया किस किस में होगा? हाइपरकैल्सीमिया होगा तुम्हारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, क्योंकि पीटीएच का लेवल बढ़ेगा तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन में हाइपरकैल्सीमिया होगा। 1 इंजरी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस विल लीड टू, 1 इंजरी एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस विल लीड टू, तो 1 इंजरी में और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि जब 1 इंजरी होगा तो फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा? तुम्हारी पीएच का लेवल क्या होगा? कम होगा, इससे और बाइकार्बोनेट लॉस होंगे, इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। वोमिटिंग, प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शनिंग, कुशिंग सिंड्रोम, एंड हाइपर एल्डोस्टेनिज्म मे लीड टू, इसमें क्या होगा? यदि वोमिटिंग हुई किसी पेशेंट को, गैस्ट्रिक सक्शन होगा और कुशिंग सिंड्रोम होगा, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कोसिस। इसमें बनेगी तुम्हारी मेटाबॉलिक एल्कोसिस। क्यों? क्योंकि पेशेंट को जब वोमिटिंग होगी
प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शन करेंगे तो उससे तुम्हारी जो पीएच है वो बढ़ेगी, और पीएच बढ़ेगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोसिस होगा। डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ सीवियर अस्थमा, सीवियर अस्थमा जो भी देखो, जो भी कौन सारे जो सीओपीडी है, अस्थमा है, इन सारी डिसीजों में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी लीड टू, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बॉडी में से एक्सेसिव एलिमिनेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एल्कोसिस होगा। तो इसमें देखो एक्सेसिव एलिमिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो क्या होगा, तो होगा आपका रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे नर्सिंग के लिए। थैंक यू।